जी हाँ जी, सभी साथियों का टारगेट मास्टर फैक्ट्री बेच में मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने आरटी एक्ट 2009 की शुरुआत की थी। जैसा आप लोग चाहते थे ना, उसी प्रकार हम लोगों ने एक टॉपिक जो हमारी मुख्य परीक्षा में आवेगा, 2 प्रश्न आएंगे साथियों, 4 नंबर का मैटर था जिसकी हमने शुरुआत कर दी। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए और आ जाइए साथियों, फैक्ट्री में काम चालू होने वाला है। एक बार यस लिखकर कमेंट कर दो, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा आरटी एक्ट स्टार्ट हो चुका था। मैं चाहूंगा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, उसका रिवीजन करते हैं। मैं चाहूंगा 5 लिखकर कमेंट करे। साथियों, मैं बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला आप लोगों से। यदि आप लोग 10 बजे आए हुए ना, तो पढ़ने के लिए आए हुए हो। साथियों, सेशन को आप लोगों को शेयर करना है। ये क्लास साथियों 300 पार जानी चाहिए। कठिनाई लेवल वालों, खुशखबरी लेके आया हूं। क्या खुशखबरी लोगे? क्या तैयार हो खुशखबरी लेने के लिए? तो साथियों, शेयर तो करना पड़ेगा, अपने साथियों को लाइव जोड़ना पड़ेगा यदि खुशखबरी लेना चाहते हो। साथियों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना, उसकी बात करता हूं। साथियों, आरटी एक्ट 2009 की हम लोगों ने शुरुआत की। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि आरटी एक्ट 2009 को लागू करने वाला दुनिया में पहला देश कौन सा था? साथियों, पहला देश नॉर्वे था। इसके बाद में साथियों दूसरी बात पड़ी कि भैया भारत का बताओ। तो साथियों, भारत का स्थान था उसमें 135वां। और साथियों, इसके लिए जिसने संघर्ष किया ना, उसका नाम था जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों, आरटी एक्ट का जो जन्मदाता था ना, साथियों जो पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं ना, जैसे ही ये टॉपिक पूरा होगा, मतलब आज तक की क्लास को पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। एक बार शेयर करो, शेयर तो करना पड़ेगा। सुनते रहो, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों, आरटी एक्ट का जन्मदाता पढ़ा कि आरटी एक्ट का जन्मदाता जीके जी गोपाल कृष्ण गोखले था। साथियों, एक बात और इंपोर्टेंट पड़ी थी कि इसके नाम से साथियों एक बिल भी पेश हुआ था। उस बिल का क्या नाम था? तो साथियों, गोखले बिल। उस बिल का नाम था गोखले बिल। यहां तक की क्लास साथियों कल हमारी हो गई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा कि आरटी एक्ट कैबिनेट में की बैठक में 2 जुलाई को, राज्यसभा में 20 जुलाई को, साथियों लोकसभा में 4 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने साइन किया 26 अगस्त को। साथियों, इसके बाद में पढ़ा था कि इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, गजट प्रकाशन कब हुआ, 27 अगस्त को। इसके बाद में पढ़ा कि 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। तो साथियों, फिर हमने पढ़ा कि भैया जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ। तो साथियों, कल आप लोगों को ढंग से इसका गजट दिखाया गया था कि 31 अक्टूबर 2009 को। इसके बाद में पढ़ा कि यदि आरटी एक्ट की बात की जावे ना, तो आरटी एक्ट साथियों प्रारंभिक शिक्षा के लिए था, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा के लिए था। उम्र की बात की जावे ना, तो उम्र में साथियों सामान्य बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए था, और दिव्यांग बालकों के लिए, इसको भी याद रखना, बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष की उम्र रखी गई थी। इसके बाद में पढ़ा था कि इस आरटी एक्ट में साथियों 38 धारा, 7 अध्याय और 1 अनुसूची थी। उसमें से जो धारा 38 थी ना, उस धारा 38 का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए ये कहा था कि इसके तहत आप नियमावली बनाकर अपने राज्य में लागू कर सकते हो। और साथियों, इसी का उपयोग करते हुए हमारे राजस्थान में साथियों 29 मार्च 2011 को एक नियमावली बनाई गई, इसकी अधिसूचना जारी हुई, और 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में आरटी एक्ट लागू हुआ। अच्छा, राजस्थान वाले में क्या क्या था? तो साथियों 29 तो थे नियम, 29 नियम थे, और साथियों 10 इसमें क्या थे? अध्याय थे।
अब इसमें यस लिखकर कमेंट कर दो। कल साथियों यहां तक का हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, 2 मिनट में रिवीजन हो गया। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपका कमेंट करो, वरना यस लिखकर कमेंट करो। आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। साथियों लास्ट क्लास यहां तक हो गई थी। यदि आपका कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो लास्ट क्लास का तो पूछिए, वरना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों शेयर तो करना पड़ेगा। यदि गुड न्यूज चाहिए ना, मैं बताऊंगा ही नहीं। कठिनता लेवल का मैं जो मिल के आया था ना, उसकी डीपी तो, उसकी फोटो तो ग्रुप पर डाल दी, तभी बता पाऊंगा। जब साथियों यहाँ पर आप लाइव लेकर आओगे, वो मंगते सो गए ना, उनको उठाओ कि आरटी एक्ट पढ़ना है, एमसीक्यू करवाऊंगा। आज तक जितना पढ़ा है ना उसका जवाब देना है, तकलीफ तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आप लोगों के हिसाब से यहां तक का मैटर क्लियर है। एक बात और थी साथियों, अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम लेगा वो खतन बनाएगा कि अध्याय 1 में कौन कौन सी धारा है, अध्याय 3 में कौन कौन सी धारा है। इस बात को साथियों हम लोगों ने ऐसे याद किया था कि भैया 236 और 244 याद रखना। बीच में हमने बोला था अध्याय 4 के ऊपर तो 236 और नीचे 244। साथियों 4 का मतलब क्या होता है, 2 और 2 ऊपर 36 नीचे 44। अब पूछे ना कि प्रथम अध्याय में कौन कौन सी धारा है, बता देना 2 धारा है शुरू की। इस क्रम से याद करोगे तो वो खतन बना कर देगा कि बताइए आरटी एक्ट की 5वीं धारा में कौन कौन सी, 5वें अध्याय में कौन कौन सी धारा है, 29, 30, 31। खतन सही है या खतन गलत है, इस ऐसे प्रश्न आवेंगे। याद रखना, वो कितना भी कंफ्यूज करे, हम लोगों को गुमराह नहीं होना। ये सरणी याद रखना, 236 और 244 याद रखना। इसके बाद में स्टार्ट होती है साथियों आज की क्लास। बिल्कुल साथियों यदि समझ में आ रहा है ना, आरटी एक्ट को भले ही हम 3 दिन में पढ़े या 4 दिन में पढ़े, ऐसा पढ़ेंगे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न बाहर भी नहीं जाएगा और साथियों मुंह जुबान पर याद भी हो जाएगा। अब तक का पूरा मैटर याद है। साथियों आप बात कर रहे हो भैया 38 धारा होती है और 7 अध्याय होते हैं, अध्याय तो याद करवा दिया, तनिक हमें धारा भी याद करवा दो। साथियों बिल्कुल आज की क्लास यही होगी। अब हम लोगों को एक एक धारा पढ़नी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक लिखकर कमेंट करें। 7 अध्याय हैं, 3 अध्याय पढ़ेंगे साथियों। आज की हमारी क्लास में हम 3 अध्याय तक की धाराएं है ना, उन धाराओं को याद करेंगे और साथियों 20 एमसीक्यू प्रश्न लेंगे। अब तक की क्लास में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ना, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यही क्लास होगी आज की कि 3 अध्याय तक पढ़ा दो, मतलब धारा 11 तक का याद करवा दो और 20 प्रश्न करवा दो, ताकि भैया हमें पता पड़ जावे कि हम जो मैटर पढ़ रहे हैं ना उसके प्रश्न भी सही है और हमें याद भी हो गया। साथियों याद रखना धारा पहली क्या है। साथियों सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि आपका नाम बताओ। जब भारतीय संविधान पढ़ोगे ना तो सबसे पहले पढ़ते हो प्रस्तावना। अरे कोई भी एक्ट हो सबसे पहले उसके बारे में लिखा होगा, उसकी प्रस्तावना लिखी होगी। तो साथियों याद रखना धारा 1 में क्या आती है, प्रस्तावना। बस इतना ही याद रखना है। धारा 1 में प्रस्तावना बोलो, या जो प्रस्तावना का ना है ना, प्रस्तावना बोलो या प्रस्तावना का जो ना है ना, इस ना से याद रखना नाम। पूछेगा कि नाम कौन सी धारा में है, पहली धारा में। आरटी एक्ट की कौन सी धारा है जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है, याद रखना। चाहे प्रस्तावना पूछे चाहे नाम पूछे, धारा 1 आवेगी। याद हो गया होगा। सबसे पहले पूछा जाता है बेटा तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम ये है। सबसे पहले नाम आपको याद होना चाहिए। तो साथियों पहली धारा में नाम ही है, नाम बोलो या प्रस्तावना बोलो, काम खत्म। इतना ही याद रखना है। पहली धारा में प्रस्तावना और नाम। एक बार पुनः बोल रहा हूं, आरटी एक्ट की पहली धारा में प्रस्तावना और नाम, खत्म साथियों। साथियों एक बार सुनना, धारा 2 भैया धारा 2 याद कराओ। धारा 1 तो मैं पहले से ही याद थी। धारा 1 तो हम लोगों ने पिछली साल ही याद कर ली, जब हम लोगों ने क्या दिया था, पात्रता दी थी, रीट 2021 दी थी,
तभी आती। धारा 2 याद कराओ। तो साथियों याद रखना ऐसे कि 2 पे क्या है, दो तरीके से याद रखना कि 2 पे क्या है, 2 पे साथियों पेपोर याद रखना परिभाषा। हमारे गणित के जो सिलेबस है ना उसमें एक टॉपिक आता है कि 2D और 3D। यदि जो गणित वाले हैं ना वो ऐसे याद रख लेना, 2D से याद रख लेना। साथियों बोर्ड पर जो कुछ भी लिख रहा हूं ना वो 2D में लिख रहा हूं, हमारा बोर्ड 2D होता है, ऐसे याद रख लेना। गणित में आकृतियां पढ़ते हो कि भैया 2D और 3D, तो साथियों 3D हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो 2D से याद रख लेना कि धारा 2 में डी का मतलब है डेफिनेशन। बताओ आरटी एक्ट की कौन सी धारा में परिभाषा है? गुरुजी बेच का नाम मास्टरानी फैक्ट्री बेच करो। यहाँ तो सभी मास्टरानी है साथियों। यहाँ पर वो लोग हैं जिनको तकलीफ हुई है, जो वास्तविकता में याद करना चाहते हैं, वास्तविकता में रीति विज्ञान आईसीटी शैक्षिक परिदृश्य समझना चाहते हैं, और साथियों एक ही क्लास में मुंह जुबान पर पूरा मैटर पढ़ना चाहते हैं ना, उनका वेलकम है साथियों। रात को 10 बजे आज मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया नेट भी खत्म हो गया, आप 10 बजे क्लास लेते हो, हमारा तो नेट ही खत्म हो जाता है, फिर हम कैसे क्लास लें? भैया भैया नेट का रिचार्ज तो करवाएंगे नहीं। तो साथियों वो मांगते हैं जो सारे दिन कुछ भी देख लेंगे लेकिन पढ़ने में जोर आवेगा। ये क्लास तो ऐसी है साथियों, जो पढ़ेगा वही निकलेगा, उसी के लिए क्लास है। सुनना साथियों, धारा 2 में क्या है? धारा 2 में परिभाषा है। कैसे याद रखोगे? 2 पे परिभाषा याद रखना। 1 पे क्या है? धारा 1 में नाम बोलो या प्रस्तावना, और धारा 2 पे परिभाषा। गुरुजी हम तो आपको सुनने आए हैं, क्या बात है साथियों। यदि 2 लिखकर कमेंट कीजिए यहां तक की धारा। अब आप पूछोगे भैया धारा 2 में तो और भी आती है, लेकिन मैं चाहूंगा एक भी चीज याद नहीं करे। अब आपसे पूछेगा कि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, तो समझो परिभाषा पूछ रहा है, मतलब धारा 2 की बात कर रहा है। वो पूछेगा अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है, धारा 2 की बात कर रहा है। वो पूछेगा अभिभावक किसको बोलेंगे, धारा 2 की बात कर रहा है। वो पूछेगा कि अभावग्रस्त बालक क्या होता है, मतलब धारा 2 की बात कर रहा है। वो पूछेगा कि विद्यालय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, धारा 2 की बात कर रहा है। जहां कहीं भी आपको लगे कि ये परिभाषा की बात कर रहा है, मतलब धारा 2 की बात कर रहा है। साथियों ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। धारा 1 पे प्रस्तावना और नाम, धारा 2 पे परिभाषा। साथियों 3 लिखकर कमेंट करना, धारा 3 क्या है? एक बार शेयर तो करना पड़ेगा साथियों। धारा 3 में है केवल और केवल टाइटल। भैया टाइटल का मतलब क्या हो गया? क्या पढ़ रहे हो? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे दो, तो वो बात 3 में लिखी हुई है साथियों। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखना जो आपका प्रकरण है ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की बात, मतलब जो आपका टाइटल है ना, वो टाइटल किस में है? धारा 3 में है। साथियों कठिनाई स्तर के लिए सुबह 7:30 बजे घर से गए थे, अभी 9 बजे आए हैं। तो सोचना आप लोगों के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन क्या खुशखबरी सुनना चाहते हो तो शेयर करना पड़ेगा। खुशखबरी सुनने के लिए तो शेयर करना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों का सिलेबस के प्रति, आज सिलेबस की न्यूज तो आ गई साथियों, कठिनाई स्तर के लिए भी आवेगी। और साथियों इसकी खुशखबरी सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, शेयर तो करना पड़ेगा। साथियों धारा 1 में प्रस्तावना पढ़ा, नाम पढ़ा, धारा 2 पे परिभाषा पढ़ा, और धारा 3 पे टाइटल। टाइटल का मतलब समझ में आ गया कि टाइटल का मतलब यह है कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है ना, जिसके लिए आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे रहे हो, वो वाली बात धारा 3 में बोली गई है। खाना नहीं खाया, अभी तो जस्ट वहां से आते ही साथियों आपकी क्लास लेने आ गया। लेकिन साथियों आज जितनी मेहनत की है ना उसका फल मिलेगा साथियों, अगले 2-3 दिन बाद में ही आपको पता पड़ जाएगा, जिसकी चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। साथियों इंपोर्टेंट लगा दो, आर लिखकर कमेंट करो।
रीट 2022 में यहीं से प्रश्न आवेगा। और सुनना, धारा 4 बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। जहां कहीं भी 4 दिखे ना, वो हमारे रीट के लिए इंपॉर्टेंट ही है साथियों। धारा 4 का याद करना। धारा 4 में है वंचित बालकों की शिक्षा। वंचित बालकों की शिक्षा। अरे वंचित बालकों की शिक्षा बोलो या साथियों ड्रॉप आउट स्टूडेंट बोलो। अभी मैं याद करवाता हूं, कुछ भी नहीं पढ़ना साथियों, केवल और केवल कनेक्ट होना है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करता है और साथियों ब्रिज कोर्स की बात करता है। ये क्या मामला है ना, इस मामले को सुनना। मैं ये कहूंगा, धारा 1 में प्रस्तावना नाम याद हो गया, धारा 2 पे परिभाषा, धारा 3 में टाइटल। साथियों 4 में याद रखना, यदि 4 लगाना है ना तो साथियों सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि ये बेस्टमैन है ना, यदि ये बाउंड्री है, अरे सीधी बोल जाती है तो साथियों वो 6 माना जाएगा। और सबको साथ लेकर जाओगे ना तो साथियों वो 4 माना जाएगा। यही धारा 4 है। धारा 4 कहती है कि यदि आपके पड़ोस में कोई बालक हो 8 साल का, 9 साल का और 10 साल का, और यदि आप उसको बोलो ना कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता, आपको स्कूल जाना चाहिए, और वो बोले ना अब तो मैं 8 साल का हो गया, अगर अब मैं अब स्कूल जाऊंगा तो मेरे को गुरुजी बैठाएंगे पहली कक्षा में। और साथियों 8 साल का बालक, सोचना 8 साल का बालक यदि पहली क्लास में बैठेगा ना तो आप क्या बोलते हो कि वो पढ़ेगा? अरे वो शर्म से ही मर जाएगा कि कहां तो 8 साल का बालक पहली क्लास में बैठा रहे हो। ये प्रॉब्लम नहीं आवे, सुनना कि ये वाली प्रॉब्लम नहीं आवे कि 8-10 साल का बालक है उसको आप पहली क्लास में बैठा दो। साथियों उसके लिए धारा 4 है। और कोई बालक अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़े, यदि कोई वंचित रह जावे ना तो साथियों उसके लिए शिक्षा की बात की गई है। धारा 4 में ड्रॉप आउट की बात की गई है। धारा 4 में, अरे ऐसे समझना, हम ये बोलते हैं कि यदि हमारे आसपास कोई 5 साल का बालक हो ना तो फिर हम ये बोलते हैं कि तेरा लड़का तो 5 साल का हो गया, अब तो इसको स्कूल भेज दो। मतलब गांव में 5 साल का बालक मजे कर सकता है। सोचना कि गांव में 5 साल का बालक मजा कर सकता है। तो साथियों धारा 4 में यही है कि आप उम्र के अनुसार बालक का एडमिशन दो। 5 साल के बाद में पहली क्लास में एडमिशन लेगा ना तो साथियों 6 साल, इसको ऐसे याद रखना। 5 साल का बालक घर में मजे कर सकता है, उसके बाद में तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, ऐसे याद रखना। 6 साल के बालक को साथियों पहली कक्षा में, 7 साल के बालक को दूसरी कक्षा में, 8 साल के बालक को तीसरी कक्षा में, 9 साल के बालक को चौथी कक्षा में और 10 साल के बालक को 5वीं कक्षा में। मतलब ये हो गया उम्र के अनुसार एडमिशन दो ताकि उस बालक को शर्म नहीं आवे, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करे, साथियों वो हीन भावना का शिकार नहीं हो। यही बात धारा 4 में बोली गई है। साथियों यहां से एक बेहतरीन प्रश्न बनता है। अब सुनना, एक बार यस लिखकर कमेंट करे और उस प्रश्न को सुनना। साथियों मैं बोल रहा था धारा 1 में प्रस्तावना और नाम है, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 2 में परिभाषा है, धारा 3 में टाइटल है। साथियों धारा 4 में वंचित बालकों की शिक्षा की बात की गई है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात की गई है, ब्रिज कोर्स की बात की गई है। मेरे को यह बता दो कि यदि 9 साल का बालक था तो आप लोगों ने उसको चौथी क्लास में एडमिशन तो दे दिया। अब मेरे को यह बताओ पहली क्लास, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास का वो सामान्य ज्ञान जो इस बालक को आना चाहिए, आप खुद सोचो। 10 साल के बालक को 5वीं क्लास में एडमिशन देते हो तो भैया 5वीं क्लास की जो बेसिक नॉलेज है ना वो उस बालक को कैसे दोगे? प्रश्न समझ में आ गया? थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, सुनना। यदि 10 साल के बालक को आप लोग 5वीं क्लास में एडमिशन देते हो ना तो उस बालक को बेसिक नॉलेज कैसे दोगे? ऑप्शन सुनना। पहला ऑप्शन है साथियों, क्या उसके लिए अलग से गुरुजी की व्यवस्था करोगे? या साथियों दूसरा ऑप्शन है, क्या उसके लिए अलग से मैडम की व्यवस्था करोगे? तीसरा ऑप्शन है, क्या उसके लिए साथियों अलग से विद्यालय में भेजोगे या विद्यालय खोलोगे? या चौथा ऑप्शन है साथियों कि उसको प्रशिक्षण दोगे। चौथा ऑप्शन क्या है साथियों?
उसको ट्रेनिंग दोगे, अरे उसको जो बेसिक नॉलेज है ना उसके लिए उसको प्रशिक्षण दोगे। बताइए 1, 2, 3 और 4 में क्या सही आंसर है? याद रखना सीटेट में तो बहुत गजब का प्रश्न पूछता है कि भैया वंचित बालकों को आपने एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या करोगे? तो साथियों इसके डबल स्टार लगा लेना, कोई अलग से विद्यालय नहीं खोलेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, केवल और केवल उसको प्रशिक्षण देंगे। और साथियों ये प्रशिक्षण देने का काम है ना, ये प्रशिक्षण देने का काम है साथियों हमारा करेगा BRCF। मैं चाहूंगा एज इट इज लिखकर कमेंट करे। और साथियों ये 3 महीने का 3 माह का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। धारा 4 कंप्लीट होती है। सुनना, धारा 4 में पढ़ेंगे कि यदि कोई बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है ना, अपनी जो स्टडी है ना उसको ड्रॉप कर देता है, तो ऐसे स्टूडेंट को उम्र के अनुसार क्या देंगे? विद्यालय में एडमिशन देंगे। ये धारा 4 बोलती है। उम्र का मतलब भैया 6 साल का है ना तो पहली कक्षा में, 7 साल का है तो दूसरी में, 8 साल का है तो तीसरी में, और 9 साल का है तो चौथी कक्षा में, और 10 साल का है तो साथियों 5वीं कक्षा में उसको एडमिशन देंगे। यही साथियों धारा 4 है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 9 साल के टाबर को चौथी कक्षा में एडमिशन दे दिया ना, उसके लिए व्यवस्था क्या करोगे? तो साथियों उसको प्रशिक्षण देंगे। और ये काम कौन करेगा? BRCF करेगा। पूछता है साथियों ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, ये BRCF क्या करेगा? 3 माह की ट्रेनिंग देगा और व्यवस्था करेगा। यदि धारा 4 समझ में आ गई हो ना तो 4 लिखकर कमेंट करे। धारा 1 में प्रस्तावना और नाम, धारा 2 में 2 पे परिभाषा और 3 में टाइटल। और साथियों धारा 4 की तो पूरी डिटेल से स्टडी कर ली, यही याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है? तन्नू शर्मा जी इसकी फुल फॉर्म भी देखिए। तन्नू शर्मा जी पूछ रहे हैं भैया BRCF की फुल फॉर्म बताओ। साथियों BRCF काम क्या करेगा? तो साथियों प्रशिक्षण देगा ऐसे बालकों को जिनको आप उम्र के अनुसार एडमिशन देते हो। अच्छा ये प्रशिक्षण कितने दिन का होगा? साथियों 3 महीने का प्रशिक्षण होगा। साथियों RT एक्ट की कुछ धाराएं हैं, अब मेरी मर्जी से तो मैं पढ़ा नहीं सकता, जो चीज दे रखा है ना वही आपको याद रखना पड़ेगा। और साथियों इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। साथियों BRCF का ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको इसकी फुल फॉर्म याद नहीं हो, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, केवल इतना पूछेगा कि उस बालक को क्या करोगे? तो याद रखना उस बालक को केवल प्रशिक्षण देंगे, वो भी 3 महीने का। कौन देगा? तो साथियों ये BRCF देगा। खत्म। बिल्कुल ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। साथियों एक बार शेयर कर दो, मैं इसमें आज ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं और आज उन ऑब्जेक्टिव को देखना और लेवल देखना साथियों कि आपका RT एक्ट का अब तक का पढ़ा हुआ पूरा मैटर ना केवल रिवीजन होगा, जबकि आपको लगेगा कि भैया वास्तव में अधीनस्थ बोर्ड वाले मुख्य परीक्षा वाले प्रश्न कर रहे हैं। साथियों धारा 5 को ध्यान रखना, धारा 4 के बाद में धारा 5 आती है। मैं आप लोगों से पूछूंगा जो रूम लेकर रहते हैं ना साथियों, यदि आप बाहर टी, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। आप बताओ यदि आप मार्केट में टी पीते हो ना तो कितने रुपए की आती है? साथियों बाहर यदि अपन चाय पीते हैं ना तो साथियों 5 रुपए की चाय आती है। तो इससे याद रखना टी कितने की आती है? साथियों टी आती है 5 रुपए की। तो ध्यान रखना धारा 5 में क्या है? टी। कौन सा टी? अरे TC। यदि TC की बात की गई है ना तो साथियों धारा 5 में की गई है। चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रख लो कि सर्वप्रथम हम 5वीं तक की स्कूल में पढ़ते हैं गाँव में, फिर उसके बाद में TC ले लेते हैं, फिर 6ठी से 8वीं तक की में पढ़ते हैं, या फिर कोई बड़ी स्कूल में एडमिशन लेते हैं।
याद हो गया हो ना। पांचवी धारा में केवल टीसी। एक बार पुनः बोल रहा हूं साथियों, धारा 1 में प्रस्तावना और नाम, धारा 2 में परिभाषा और धारा 3 में साथियों, धारा 3 में टाइटल और धारा 4 की कहानी तो पूरी बता दी। लेकिन एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि बीआरसीएफ क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। 5 साल का बालक घर में मजे कर सकता है, 6 साल का पहली कक्षा में, 7 साल का दूसरी में, 8 साल का तीसरी में। उम्र के अनुसार एडमिशन दे दो। वंचित बालकों की शिक्षा बोलो या ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात करता है या ब्रिज कोर्स की बात करता है। 5 धारा याद हो गई है साथियों। धारा 5 को ऐसे याद रखना 5 में क्या है, टीसी की बात की गई है साथियों। 6 लिखकर कमेंट करो, बेहद इंपॉर्टेंट है। वही बात कि आरटी एक्ट की अधिसूचना कब जारी हुई, दिक्कत थी, आज फिर दिक्कत होगी साथियों। एक बार 6 लिखकर कमेंट करो और मैं चाहूंगा कि इस बात को थोड़ा ढंग से सुने। बिल्कुल, चाय 5 रुपए की आती है ना, तो चाय को अंग्रेजी में याद करना टी, और कौन सा टी, टी सी। कितने में, धारा 5 में साथियों। धारा 6 याद रखना। आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों मैं क्या कर रहा हूं, धारा याद करवा के ऑब्जेक्टिव दूंगा। अभी दूंगा 20 ऑब्जेक्टिव, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसा मैटर पढ़ रहे हो। आप दुनिया के किसी भी टीचर का, यूट्यूब पर किसी भी टीचर का, दुनिया की कोई भी किताब हो ना, उस किताब को देखना साथियों। टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। आज साथियों 3 अध्याय तक की क्लास पूरी हो जाएगी और 3 अध्याय के साथियों केवल 20% लेके आ रहा हूं। उसके बाद में आगे फिर लेके आऊंगा, फिर अलग से एमसीक्यू करवाऊंगा, फिर नेगेटिव मार्किंग के साथ ऐप के ऊपर टेस्ट लूंगा। फिर मैं देखता हूं कि आरटी एक्ट कहां जाता है। 2 प्रश्न आएंगे साथियों, 4 नंबर कहां जाते हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हो। सिलेबस का क्या हुआ, हैप्पी मान जी बताएंगे, बीरा बताएंगे, हम बताऊंगा सिलेबस का क्या हुआ। उससे पहले शेयर करना पड़ेगा। हैप्पी मान मेरे भाई अपने साथियों को जगा के लेके आओ कि फैक्ट्री में काम चल रहा है। उन मंगतों को जगाओ कि आरटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। उन लोगों को कितना आरटी एक्ट आता है जरा तनिक जगा के लेके आओ। उनसे पूछो कि यहाँ पर 20 अभी 20 एमसीक्यू होगा आरटी एक्ट का। और ये भी बता रहा हूं कि धारा 11 तक का मैटर होगा, अरे अध्याय 3 तक का मैटर होगा। तनिक जवाब देना, हम भी देखता हूं कि आप लोगों ने कितना आरटी एक्ट पढ़ा है। अब सुनना साथियों, धारा 6 में साथियों 60 बात, जहां भी पूरी शैक्षिक परिदृश्य, पूरा मैनेजमेंट, पूरा रीति विज्ञान में मैं पढ़ाऊंगा ना, जहां पर 4 आएगा और जहां पर 6 आएगा, तो साथियों मैं उसी वे में पढ़ाऊंगा कि 4 और 6। साथियों धारा 6 की बात करूं ना, यदि ये कोई मंगता खेल रहा है ना, और साथियों यदि ये पूरा अपना मैदान है साथियों, यदि ये अपने बॉल को इस बाउंड्री के बाहर फेंकेगा ना, तो ही 6 माना जाएगा, वरना 6 नहीं माना जाएगा। सिलेबस वालों पढ़ भी तो लो। बिल्कुल पार्वती जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये करते रह जाएंगे। मैं सुबह गया 7:30 बजे पूरा सॉल्यूशन लेके आ गया, लेकिन इनके दिमाग में यही चलता रहेगा। आपके सामने सिलेबस की ना केवल मांग उठाई, आज निकल भी गया। साथियों पूरा विभाग ने काम कर कर आगे दे दिया। 24 तारीख के बाद में काम स्टार्ट है। 5 मई लास्ट, 10 मई से पहले कभी भी सिलेबस आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 5 मई से पहले आ जाएगा, और ये बात आप लोगों को 5-10 दिन पहले ही बता दी गई थी। और सुनो, 6 तब माना जाएगा जब बॉल कहां जाएगी, दूर। मतलब साथियों 6 का संबंध किससे है, दूरी से है। और साथियों ऐसे याद कर लो, या जिसको मेरी भाषा समझ में आती है ना, वो मेरी भाषा में याद करना। एक तरीका तो ये हो गया कि 6 का संबंध सीधा सीधा दूरी से है। और साथियों जो जयपुर वाले हैं ना, सुनो मजे की बात, जो भी जयपुर वाले हैं साथियों, वो बार बार क्या बोलता है, 6। इस शब्द का यूज करता है कैसे, कि तू कोड़े 6, तेरी तारी स्कूल कतरीक दूर 6, हमेशा 6 का यूज करता है। याद रखना, इस 6 का यूज कौन करता है, जयपुर वाले, कि थारी स्कूल कतरी दूर में, तेरी स्कूल कतरी दूरी में 6। मतलब साथियों जो 6 है ना, इसका संबंध दूरी से लिया जाता है। जयपुर वाले तो बोलते ही बार बार 6 शब्द को है।
आप ऐसे याद कर लेना। यह 6 का संबंध किससे है? दूरी से। साथियों ये धारा 6, इसमें एक शब्द यूज होता है कि नेबरहुड स्कूल की बात की गई है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि नेबरहुड स्कूल की बात, नेबरहुड स्कूल की बात की गई है। हल्का सा शब्द है, सुन लेना और साथियों अपने दिमाग में याद कर लेना। बाकी सुनना कि पहली से 5वीं तक की जो स्कूल है ना उसकी दूरी बताओ, और 6 से 8 तक की स्कूल है ना उसकी दूरी बताओ। और ये दूरी किसको बताना है? तेरे को बताना है। तेरा बात कर रहा हूं भैया। चारों स्कूल स्कूल कितरो दूर छे? हाँ, पार्वती जी बोल रहे हैं कि थारो स्कूल कतरी दूर छे। बिल्कुल, जयपुर वाले ऐसे ही बोलते हैं हर बात पर। काई खारियो छे, थारे स्कूल कतरी दूर छे, तू कोड़े आगो या तू कोड़े छे। छ का संबंध दूरी से लिया जाता है। सुनना, बताओ 1 से 5 तक याद रखना। इस 13 से 1 से 5 तक की स्कूल का जो दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर, और साथियों 6 से 8 तक की दूरी होनी चाहिए 3 किलोमीटर। अब कोई बोलेगा कि भैया गलत पढ़ा रहे हो, कैसे? हम लोगों ने तो 6 से 8 के लिए भैया 2 किलोमीटर पढ़ा है। भैया 2 किलोमीटर भी सही है, लेकिन वो 2 किलोमीटर राजस्थान का जो आरटी एक्ट था ना उसकी नियमावली में है। अब मेरे को बताओ, आप यहां पर आरटी एक्ट पूरा इंडिया का पढ़ रहे हो कि राजस्थान का पढ़ रहे हो? राजस्थान का पढ़ रहे हो तो बताओ 2 किलोमीटर, और यदि भारत का पढ़ रहे हो तो 3 किलोमीटर। यदि परीक्षा में पूछ लेना कि बताइए उच्च प्राथमिक विद्यालय राजस्थान की नियमावली के अनुसार कितनी दूरी पर होना चाहिए, तब तो 2 किलोमीटर सही है। और यदि नॉर्मल पूछे ना कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए, सर्वेसु कुल 2 किलोमीटर दूर है सर्वेसु। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, हाँ 1 से 1.5 लोगे, 2.5 से 3 लोगे, लेकिन यकीनन सही साथियों इसको याद करना, कभी मात नहीं खाओगे। 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं हो ना तो फिर साथियों इसके पास वाला कर देना। बाकी 2 किलोमीटर तभी करना जब राजस्थान की नियमावली के अनुसार पूछे। बता दो, यस लिखकर कमेंट करो ये बात क्लियर हो गई हो तो। बिल्कुल सीता गर्ग जी, राजस्थान जीके का कंप्लीट रिवीजन मैंने कहा था 230 नंबर का। साथियों सुनना, 300 नंबर का पेपर है और 230 नंबर का रिवीजन करवाऊंगा। 4 नंबर का तो टॉपिक ही करवा रहा हूं, मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, और जो टॉपिक का रीति विज्ञान है, जीके है, जितना करवा सकता हूं आप लोग जो बोलोगे ना वो सारा करवा दूंगा शेयर करके। साथियों वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। धारा 6 में याद रखना 1 से 5 तक तो 1 किलोमीटर और 6 से 8 तक साथियों 3 किलोमीटर। लिखना नहीं है, मैं पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा साथियों, क्योंकि आज ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी। इसके बाद में आता है साथियों धारा 7। बताओ तुम्हारा कितना साथ है? अगर तुम्हारा साथ होता ना तो साथियों ये क्लास क्या हो गया? साथियों तुम्हारा साथ नहीं है, लेकिन आरटी एक्ट का मेरे साथ है। धारा 7 की बात करता हूं। साथियों धारा 7 लिख लीजिए। धारा 7 का मतलब यह है एक बार इसको बोलो, थारा। थारा 7 कितना है, मतलब तुम्हारा साथ कितना है। तुम्हारा साथ होता ना तो साथियों आज लाइव में 170 नहीं 270 होते। तुम्हारा साथ कम है। 7 को ऐसे याद रखना। भाई साहब 7 की बात कर रहा है, किसके साथ की? तो साथियों केंद्र और राज्य की। याद रखना, केंद्र और राज्य को अलग अलग बोलो या दोनों को साथ में बोलते हो ना तो साथियों इसको बोलते हैं समुचित। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार को एक साथ बोलेंगे समुचित सरकार। दोनों की मिली हुई सरकार को समुचित सरकार बोलेंगे। याद रखना धारा 7 में साथियों वित्तीय अनुपात की बात की गई है। धारा 7 में साथियों वित्तीय अनुपात की केंद्र का
और राज्य सरकार का कितना साथ है। साथ का मतलब किस अनुपात में या कितना अनुपात में साथ है। तो साथियों याद रखना, धारा 7 में अनुपात की बात की गई है। अरे साथ की बात की गई है। और किस साथ की? वित्तीय साथ की। कि धारा 7 में वित्तीय अनुपात की बात की गई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का वित्तीय अनुपात कितना है। याद रखना, मैं चाहूंगा एक बार कंप्लीट वित्तीय अनुपात लिखे। मैं चाहूंगा साथियों वित्तीय अनुपात लिखे। क्यों लिखे इसका रीजन बता रहा हूं। धारा 7 साथियों वित्तीय अनुपात की बात करता है। और वित्तीय अनुपात में याद रखना, आप बोलोगे भैया 60:40 पड़ा है। और कुछ भाई बोलेंगे भैया 65:35 पड़ा है। और साथियों एक बात तो आप लोगों को क्लियर बता दूं, यदि ऐसा लिखा हुआ ना कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए बताओ, यदि पूर्वोत्तर राज्य के लिए मतलब पूरा बताओ, सुनना याद रखना, पूर्वोत्तर राज्य को कैसे याद रखोगे कि पूरा उत्तर बताओ। पूरा उत्तर का मतलब साथियों 90:10। केंद्र का 90 होगा, राज्य का 10 होगा। सुनना दोबारा कि पूर्वोत्तर राज्य की बात हो ना, तो पूर्वोत्तर राज्य तो अनुपात 90:10 है। अब बात आती है साथियों अदर का बताओ। साथियों यदि 65:35 ही इसका सही आंसर था, लेकिन साथियों अब जो अनुपात आ गया ना, वो अनुपात आ गया 60:40। हालांकि व्यवहारिक रूप से ये लागू नहीं हुआ, अरे पूर्णतया लागू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी साथियों जैसे पूछ लेना कि समसा के अकॉर्डिंग बताओ, तो साथियों समसा ने इसको लागू कर दिया और धीरे धीरे साथियों सब इसी को लागू कर रहे हैं। अब यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जावे कि वित्तीय अनुपात बताओ, तो साथियों आप लोगों को 60:40 ही बताना है। और 60:40 ऑप्शन में नहीं हो तो फिर साथियों 65:35 बताना है। मतलब साथियों ज्यादा सही तो ये है। और उसके बाद में क्योंकि इससे पहले कितना अनुपात था, तो साथियों इससे पहले था 65:35। दोनों का क्लियर समझ लेना। प्रदीप पांचाल जी अब आप अपडेट हो जाइए। पहले साथियों 65:35 था, अब 60:40 हो गया। और जब पिछली बार बात ना करो टाबरो, बिल्कुल बात मत करो, अरे शेयर करो, प्रश्न आने वाले हैं। धारा 7 चल रही है, 8, 9, 10, 11, उसके बाद में प्रश्न पढ़ेंगे, तब आप लोगों का पता पड़ेगा कि आपको कितना की याद है। एक बार शेयर कर दो। और 60:40 याद रखना 2022 में था, बिल्कुल प्रिया शर्मा जी इतना याद रखना कि अब साथियों व्यवहारिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया है। यदि डायरेक्ट पूछता है ना कि समस्या के अकॉर्डिंग बताओ और दोनों ऑप्शन में हो, तब तो इसको करना ही करना है, विदाउट फिर इसी को करना है साथियों। जब ये ऑप्शन में नहीं हो ना तो फिर इसको करना है। और पूर्वोत्तर राज्य के लिए पूछे ना तो फिर 90:10 खत्म। एक बार 7 लिखकर बता दो कि धारा 7 भी याद हो गई हो तो। इसके बाद में साथियों 8, 9 और 10 को 1 मिनट में याद करते हैं कि भैया धारा 8, धारा 9 और धारा 10। साथियों इनका सीन क्या है सुनना, केवल आप लोगों को बिंब बनाना है, एक बार सुनना है और फिर मेरे ऑब्जेक्टिव देखना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सर मेरा सिलेक्शन हो गया रीट 2021 लेवल 1 में, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको मास्टर बनने पर, अरे गुरुजी बनने पर बहुत बहुत स्वागत हो, बहुत बहुत बधाई हो। साथी आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप आरटी एक्ट को पढ़ रहे हो ना, उसके लिए एक बार तहे दिल से धन्यवाद। सुनना साथियों 8, 9 और 10 मैं चाहूंगा यही लिखकर कमेंट करे। 8, 9 और 10 लिखकर कमेंट करो। इन तीनों को एक साथ याद रखना है। याद रखना साथियों इनमें क्या है, अधिकार और कर्तव्य। इनमें है साथियों अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य। कैसे याद करोगे तो सुनना, एक बार 8, 9 और 10 लिखकर कमेंट करें।
साथियों कुछ साथी कल बोल रहे थे कि सर आपके तो काशी आती है, तो थोड़ी तबीयत खराब है। आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक कभी सिलेबस के लिए, कभी कठिनाई लेवल के लिए। साथियों आज 3 बच्चे आए थे। हमारे रीट के सिलेबस की कठिनाई को कम करवाने के लिए 3 स्टूडेंट आए थे। 30 लाख में से कितने आए थे? 3 स्टूडेंट। और जो आप लोगों ने भीड़ देखी है ना, वो भीड़ इनकी नहीं थी रे, वो पीटीआई वालों की थी, जो मेरे साथ 9 तारीख को वार्ता में गए थे। साथियों 8, 9, 10 को याद रखना। धारा 8 में है कि जो समुचित सरकार है ना, समुचित सरकार का मतलब केंद्र और राज्य दोनों, समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य किसमें? 8 में। 8 में तो सरकार के अधिकार और कर्तव्य। और साथियों 9 में है इस सरकार के जो अधिकारी है ना, उन अधिकारियों के। सुनना, 8 में है समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य, और 9 में है कि सरकार के जो अधिकारी है ना, उन अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। और साथियों 10 में है अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य। मेरे को नहीं लगता इसमें तकलीफ होगी। 8, 9, 10 में है अधिकार और कर्तव्य। कैसे याद करोगे? साथियों धारा 8 में है समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य, और 9 में है कि सरकार के अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, और साथियों 10 में है अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य। याद रखना, पुनः बोल रहा हूं, धारा 8 में है समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य, और धारा 9 में है कि सरकार के अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, और साथियों धारा 10 में है अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य। महेंद्र सिंह जी मैं डाल दूंगा, संडे का इंतजार कीजिए। साथियों लास्ट धारा ये 11 लिखकर कमेंट कर दो। लास्ट धारा बची है साथियों आज की, इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, और यदि कोई आपका डाउट बचे तो साथियों डाउट लेते हैं। साथियों ये मत सोचना आपको दुनिया की कोई भी किताब हो उसमें आरटी एक्ट मिले ना, पूछ लेना, चाहे गूगल बाबा से पूछ लेना, कोई भी एग्जाम में आया हुआ पर्सन हो, कोई भी किताब हो, कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज कर लेना। कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो। साथियों लास्ट रही है धारा साथियों 11। तो साथियों धारा 11 को याद रखना 1-1। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं साथियों? आंगनबाड़ी में जाते हैं। 11 को याद रखना, 1 और 1। सबसे पहले एक बच्चा एक काम करता है कि वो कहां जाता है? आंगनबाड़ी में। याद करो अपना बचपन, आप लोग प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या कोई माध्यमिक स्कूल में डायरेक्ट नहीं गए। आप लोगों ने सबसे पहले एक काम किया था, वो था साथियों आंगनबाड़ी में जाने का। अरे वो पूछता है कि आरटी एक्ट की कौन सी धारा में आंगनबाड़ी की बात की गई है। मतलब ये हो गया कि प्राथमिक स्कूल है ना, आप बालक प्राथमिक शिक्षा लेता है। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया? पहली से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक जाने से पहले की शिक्षा, मतलब पहले को क्या बोलते हैं? पूर्व। बताओ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात कौन सी धारा में की गई है? धारा 11 में। याद रखना धारा 11 में आंगनबाड़ी की बात की गई है। टारगेट रीट 2022 टॉपर्स में टेलीग्राम का। प्रियंका जी वहां से वो पीडीएफ डिलीट हो चुकी है, मैं संडे तक डाल दूंगा। संडे के बाद में ही आप लोगों को टारगेट मिलेगा। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए। अब बात आती है हमारे एमसीक्यू के ऊपर। अब पढ़ेंगे साथियों हमारे अब तक की क्लास में धारा 11 तक हमने अध्ययन किया है ना, यहां तक कौन कौन सा पर्सन अधीनस्थ बोर्ड हमारी मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है ना, उस पर्सन की बात करेंगे। धारा एक बार आप लोग एम लिखकर कमेंट करें, एम लिखकर कमेंट करें कि यहां तक का पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। धारा 11 तक का मैटर मेरी तरफ से कंप्लीट है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों का। धारा 3 बता दो भैया। निशा जी पूछ रहे हैं कि भैया धारा 3 बता दो। तो सुनना, 3 में
निशा जी, धारा 3 में केवल टाइटल है। आप क्या पढ़ रहे हो? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल, आप पढ़ रहे हो आरटी एक्ट। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए ना, तो ये बात धारा 3 में है। और इसका कर्तव्य होगा समुचित सरकार का या अभिभावक का। धारा 3 में केवल टाइटल है, जो चीज आप पढ़ रहे हो ना वो टॉपिक धारा 3 में लिखा हुआ है। धारा 3 में इतना ही याद रखना है। बताओ, टेस्ट स्टार्ट करूं? टेस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या? एक बार सभी शेयर कर दो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं साथियों, शेयर कर दीजिए। उसके बाद में स्टार्ट होता है साथियों हमारी जंग। आज आप लोगों को पता पड़ेगा कि आपने जो मैटर पढ़ा है ना, जिस वे में मैटर पढ़ा है, जिस सीक्वेंस में मैटर पढ़ा है ना, उसके बाद में दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आवे आरटी एक्ट का गलत नहीं होगा। इसी प्रकार रीति विज्ञान पढ़ाऊंगा। मेरा टारगेट है मेन एग्जाम दिसंबर का। हाँ, एक तो खुशखबरी यही है, आपकी एग्जाम इसी साल होगी, यानी कि 2022 में। 2022 में ही आपका पेपर होगा साथियों। मेरे को नहीं पता क्यों कैसे होगा साथियों, दिसंबर का महीना है ना, याद कर लेना रे। सेकंड ग्रेड अक्टूबर में, और रीट की एग्जाम दिसंबर में, और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2023 में। एनी बुक विद यू? बिल्कुल, मैं नोट्स दूंगा आरटी एक्ट के कम से कम 4 या 5 कोचिंगों के तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और आप लोगों के लिए ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा। खूब पढ़ो, प्लीज प्रोवाइड मी। वेट करना प्रदीप जी, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। धारा 7 में वित्तीय अनुपात है। बिल्कुल साथियों, ये तो रही एग्जाम की, मतलब दिसंबर तक आपको मुंह जुबान पर एक एक चीज याद होनी चाहिए। 230 नंबर का। साथियों शुरू हो जाइए, स्टार्ट हो गया हमारा आज का पहला प्रश्न। जवाब देना साथियों। बात है एक बार यस लिख कर बताइए, आवाज आ रही है? हाँ भैया, बिल्कुल कृष्णा जी, पीडीएफ इनफ है। पीडीएफ पढ़ो, दुनिया के जो नोट्स पढ़ने हैं ना वो नोट्स पढ़ो। सुनना, पहला प्रश्न है, भारत की बात कर रहा है साथियों। तभी तो आरटी एक्ट में आपने पूछा था ना कि भैया 1 किलोमीटर तो सही है, वहां पर 2 आवेगा कि 3? मैंने बताया 3। 2 कब आवेगा? जब राजस्थान की बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत वाला आरटी एक्ट पढ़ेंगे रे। भारत में आरटी एक्ट की जो बात है ना, उसकी मांग सर्वप्रथम किसने की थी? याद करो, वो उस जीके जी को, जिसकी बदौलत आज आप लोगों के सामने आरटी एक्ट है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी का। आरटी एक्ट में कहीं नाम नहीं आया। अरे बाल गंगाधर तिलक का भी नहीं आया, इनका भी नहीं आया साथियों। जीके जी का नाम याद आया था, गोपाल कृष्ण गोखले का। यहीं से आप लोगों ने पढ़ा था कि 1910 में कोई सा भी सम्मेलन हो, सम्मेलन में मांग उठाने वाले जीके जी साथियों, इनके नाम से एक बिल भी आया था। उस बिल का नाम था गोखले बिल साथियों। उस बिल का नाम था गोखले बिल। और बताओ, और सुन लियो साथियों, गोपाल से याद किया था कि 1992 में पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए, गैप और गुणवत्ता, पाप और प्रासंगिकता, और लैप और लचीलापन। इतना साथियों याद हो गया? बिल्कुल, सभी का सही आंसर है साथियों, बिल्कुल 3 नंबर इसी का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न बताओ कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो साथियों ये अनिवार्य शब्द है ना, इस अनिवार्य का अर्थ बता दो। ये प्रश्न पूछा गया था साथियों सीटेट में। एक भी प्रश्न बनाया हुआ नहीं है, पूरे प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे को इसका जवाब बता दो। भैया आप बोल रहे हो केंद्र सरकार का? ना जी ना, क्योंकि साथियों आरटी एक्ट में आरटी एक्ट तो समुचित सरकार की बात करता है। समुचित सरकार का मतलब ये हो गया कि भैया केंद्र भी आ गया और राज्य भी आ गया, मतलब केंद्र की सरकार की भी बात करेगा और राज्य सरकार की भी बात करेगा। तो ये तो केवल केंद्र की बात कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है साथियों। याद रखना,
अनिवार्य का मतलब यह है कि समुचित सरकार, केंद्र और राज्य, ये दोनों का साथियों दायित्व बनता है कि आप प्रत्येक बच्चे का, जो 6 से 14 वर्ष का बालक है ना, उसका आप दाखिला ले, और ना केवल उसका एडमिशन ले, वो पर डे स्कूल भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बालक का एडमिशन ले लिया और बालक गांव में मजे कर रहा है। ना जी ना, ये दायित्व बनता है कि उसकी उपस्थिति का भी ध्यान रखा जावे। कब तक? अरे जब तक वो 1ली से 8वीं तक की शिक्षा नहीं ले लेता। यही अनिवार्य का अर्थ है कि आप टाबर का ध्यान रखोगे, उसका दाखिला लोगे, उसकी उपस्थिति का ध्यान रखोगे, और 1 से 8 तक की जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती ना, जब तक आपका दायित्व बनता है। क्यों? क्योंकि साथियों, कम से कम बालक को 8वीं कक्षा तो पास करवा दो रे, ताकि वो खुद को समझ सके, अपने जीवन की रूपरेखा समझ सके। यही इसका उद्देश्य था। वेरी गुड, बहुत खुशी होती है साथियों जब आप लोग ऐसे आंसर देते हो। तीसरा प्रश्न देखिए, आरटी एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद, मतलब जब आरटी एक्ट आया ना, उसके बाद में कक्षा कक्ष का माहौल कैसा हो गया? जैसे लाइव में मैं पढ़ा रहा हूं, आप लाइव देख रहे हो ना, तो साथियों ये माहौल कैसा हो गया? उसी प्रकार जब आरटी एक्ट आ गया तो कक्षा कक्ष का माहौल कैसा हो गया? साथियों एक बार शेयर कर देना। सुनना कि आरटी एक्ट का आरटी एक्ट को आने के बाद में कक्षा कक्ष कैसा हो गया? अरे अप्रभावी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। आप बोल रहे हो आरटी एक्ट आया है ना, तो साथियों 100% उसका प्रभाव पड़ा है, तो मतलब अप्रभावी गलत है। साथियों जाति की तो कोई बात ही नहीं करता। आप बोलते हो ना कि भैया यदि कोई 6 साल का बालक है ना, तो उसको 1ली कक्षा में एडमिशन दो। आप बोलते हो ना 7 साल के बालक को 2री कक्षा में एडमिशन दो। तो सोचो, अरे 7 साल के सारे बालक 2री कक्षा में आके बैठेंगे ना, तो उनको हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। मतलब उनकी जो आयु है ना, उनकी जो उम्र है साथियों, उम्र के अनुसार अधिक समझाती हो जाएगी। इसका मतलब कक्षा जो है ना, उस कक्षा में एक ही उम्र के ज्यादा बालक होंगे ना, तो उनको लगेगा कि सारे बालक अपने जैसे ही हैं, अपने बराबर के हैं। याद करो, जब साथियों मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो 10वीं क्लास में हमारे साथ में सब तो एक उम्र के हो गए। एक भैया साथियों सबसे अलग ही थे, क्योंकि उनको 10वीं पास करनी थी। बस उनको 10वीं पास इसलिए करनी थी कि वो ड्राइवर बन सके। उनको ड्राइवर बनना था। वो 4 बार तो फेल हो चुके थे और 5वीं बार मेरे साथ पढ़ रहे थे। तो आप सोचना, उनके साथ उनको देखकर साथियों हम सब मजे लेते थे उनके, क्योंकि उस समय इतना विवेक नहीं था। तो सोचो ये चीज का सामना नहीं करना पड़े। यही तो आरटी एक्ट ने किया है कि उम्र के अनुसार कक्षा जो है ना, वो अधिक समझाती हो गई। तो साथियों इसका आंसर 3 है। जो भाई बहन 4 बता रहे ना, वो इसको सही कर लेना। अरे विषम जातीय कैसे होगी आप खुद सोचना। जब आप 7 साल के बालक को 2री कक्षा में एडमिशन दे रहे हो ना, तो जो 7 साल का बालक आवेगा वो 2री कक्षा में पढ़ेगा। तो साथियों देखो, उम्र के अनुसार ज्यादा समझाती हो जाएगी। यदि समझ में आ गया तो यस लिखकर कमेंट करो। एक पर्सन आपका अब तक की क्लास का पूरा रिवीजन करेगा, और आपको कहीं पर भी जो भी कोई भी बुक हो ना, वो पढ़ लेना। आए हुए सारे प्रश्न करवाऊंगा, और अधीनस्थ बोर्ड साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछने वाला है। जवाब दीजिए साथियों। जो शिक्षा है ना, जिसको आप शिक्षा बोलते हो, वो किस सूची का विषय है? सूची का मतलब क्या हो गया? अरे एक तो जहां पर केंद्र का राज होता है ना, कि जहां पर केंद्र ही कीड़ा करेगा, केंद्र ही उसमें साथियों कुछ कर सकता है, बदलाव कर सकता है, वो संघ सूची हो गई। और साथियों जहां पर लेना देना राज्य का होगा ना, वो राज्य सूची हो गई। और समवर्ती सूची में साथियों केंद्र का भी और राज्य का भी। और हमने ढंग से पढ़ा है कि आरटी एक्ट में आप शिक्षा की बात करते हो, और वहां पर समुचित सरकार की बात करते हो कि केंद्र भी आवेगा और राज्य भी आवेगा। मतलब साथियों याद रखना, जो शिक्षा है ना, वो समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची का है, जिसको साथियों 4 और 2 कितना होता है? शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? तो यहां पर याद कर लेना कि भैया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे याद करोगे? 4 और 2 कितना होता है? 6। तो साथियों लास्ट में 6 आवेगा और 6 के बाद में क्या आता है? 7। मतलब 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। मैं चाहूंगा इस बात को आप लोग ढंग से याद रखें। जो चीज मैं क्लास में नहीं बताऊंगा वो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा। तो याद रखना कि समवर्ती सूची आवेगी। एक भैया तो डी बता रहे हैं साथियों, एक बार शेयर कर दीजिए। कमल जी डी नहीं आवेगा, डी कैसे बता रहे हो? यदि शिक्षा उपरोक्त सभी नहीं आवेगा, समवर्ती सूची आएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कैसे याद करोगे कि 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो साथियों लास्ट में 6 और 6 के बाद में 7 और संविधान संशोधन की कड़ी चल रही है 19वीं सदी वाली। जो गुरुजी चोमो वाला हूं जी, पास्ट बिल्कुल पास्ट ही करवा रहा हूं, लेकिन समझ में तो आवे। अभी तो हमारे पास समय है साथियों, 5 मिनट में हो जाएंगे। बताइए आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ढंग से क्लास में बताया था कि आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय था साथियों अध्याय 4। और साथियों यदि कभी पूछ लेना कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा पूछे ना, तो याद रख लेना पहला अध्याय सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अध्याय साथियों अध्याय 4। बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी जो ना, उसका राजस्थान में क्या नाम है? तो पहले बताओ राजस्थान में जो नियमावली बनी ना, तो साथियों 29 मार्च और 2 और 9 कितना होता है? 11। मतलब 2011 में तो अधिसूचना जारी हुई जिसमें 29 तो साथियों नियम थे और साथियों 10 क्या थे? 10 अध्याय थे। और बताओ लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2011 को। मतलब जब कभी राजस्थान की बात आवे ना तो 2011 की बात याद रखनी है। तो बताओ यहां पर 2005 की बात कर रहा है, गलत है। यहां पर 2010 की बात कर रहा है, गलत है। और यहां पर साथियों 2009 की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। यहां पर साथियों 2011 की बात कर रहा है। और याद रखना यहां से क्या आएगा? नियमावली आएगी साथियों कि राजस्थान में क्या नाम था? राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 या नियमावली 2011। कौन बता रहा है? डी। डी में तो 2009 है, राजस्थान में तो साथियों 2011 की कहानी थी। कि याद करो 2009 से याद किया था कि जब राजस्थान की बात आवे ना तो 0 को भूल जाना, बच गया 29। मतलब 29 मार्च और 2 और 9 कितना होता है? 11। 2011 को नियमावली जारी हुई। अगला प्रश्न देखिए साथियों, समय हो रहा है। बताइए कि शिक्षा का अधिकार 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए, या यूं कहें कि विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु। याद करो साथियों धारा 4। धारा 4 में यदि कोई बालक स्कूल विद्यालय वंचित रह जाता है शिक्षा से, उसको आप धारा में जोड़ते हो ना, तो क्या करोगे बताओ? क्या उसको विशेष पाठ्यक्रम लागू करोगे, या साथियों उसको विशेष प्रशिक्षण दोगे, या अलग से विद्यालय खोलोगे, या साथियों अलग से कोई मास्टर लेके आओगे? अभी अभी पढ़ाता रहे, कुछ नहीं है साथियों, प्रशिक्षण देंगे। और साथियों प्रशिक्षण की भी बात किया जावे ना तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर BRCF देगा। और कितने महीने का देगा साथियों? 3 महीने का। यही बात थी साथियों कि धारा 4 में जो बालक आवेगा ना उसको क्या देंगे? प्रशिक्षण देंगे। रीट 2022 लिख लेना साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइए प्रारंभिक शिक्षा में क्या आता है? साथियों ढंग से करवाया था कि प्रारंभिक शिक्षा में 1 से 8 तक के स्कूल आते हैं और प्राथमिक 1 से 5 को साथियों प्राथमिक बोलते हैं। 1 से 5 को प्राथमिक, 6 से 8 को साथियों उच्च प्राथमिक।
6 से 8 को उच्च प्राथमिक, 1 से 5 को प्राथमिक और पूर्व विद्यालय। अरे पूर्व विद्यालय चले जाइए धारा 11 में आंगनबाड़ी। आप जो आंगनबाड़ी है ना उसको पूर्व विद्यालय बोलते हैं, याद रखना साथियों। आगे देखिए, एक 10 वर्ष का टाबर है, बताओ उम्र के अनुसार उसको कौन से कक्षा में प्रवेश दोगे। अरे बताया था कि 5 साल का घर पर मजे कर सकता है, 6 साल के बालक को पहली कक्षा में, 7 साल के बालक को दूसरी में, 8 साल के बालक को तीसरी में, 9 साल के बालक को चौथी कक्षा में और 10 साल के बालक को साथियों 5वीं कक्षा में एडमिशन देंगे। तो साथियों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। साथियों ये पर्सन वही है जो पर्सन साथियों हमारे अब तक की क्लास में हमने स्टडी किया है ना, मतलब अध्याय 3 तक और धारा 11 तक। बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू क्यों करना पड़ा, मतलब उसको लागू करना क्यों आवश्यकता। ढंग से करवाया था। जब 86वां संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था ना, तो ढंग से करवाया था रे कि जो आप लोगों के जो अधिकार है ना, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा। ढंग से देख लेना और वीडियो को देख लेना इस बात को। धारा 45 तो नीति निर्देशक तत्व है, इसको मैंने कैंसिल करवाया था। साथियों मूल अधिकार बनाने के लिए मूल अधिकार क्या बनाओगे, सुनना, बालकों को दिए गए मूल अधिकार की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। अरे वही बात आ गई कि जो आपका मूल अधिकार है ना उसके संरक्षण के लिए। याद करो साथियों, लगा देना रीट 2022, रीट 2022 लगा देना कि आरटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। सर 5 मिनट और लूंगा ना। बिल्कुल 3 नंबर सही है। आगे देखिए साथियों, भारत के आप जो शैक्षिक इतिहास की बात करें ना, तो बताओ प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल अरे इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया। एक बात बोली थी जब जीके का अध्ययन कर रहे थे ना, तब ये बोला था इस बंदे ने इतनी मेहनत की रे कि इसके नाम से एक बिल पारित हुआ था। उस बिल का नाम था साथियों गोखले बिल। तो ये पूछ रहा है कि वो बिल किसके नाम पे हुआ था। एक बार पुनः साथियों गोपाल कृष्ण गोखले आंसर आ गया। आरटी एक्ट में एक ही नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों 20% है, फटाफट देखते हैं। साथियों संविधान की बात कर रहा हूं। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो बताइए उसके भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे ना, सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही है ना, वो संविधान की किस अनुच्छेद में है। याद रखना 21(1) में ढंग से पढ़ा था जब 86वां संविधान संशोधन करवाया था। आगे देखो साथियों कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, तो साथियों 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ढंग से क्लास में पढ़ा था। साथियों बताइए आरटी एक्ट 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन ने किया था। आप बोलते हो ना आरटी एक्ट 2009 के लिए हमने कहा था ना 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 बातें पड़ी थी साथियों, एक 21A वाली, एक आर्टिकल 45 वाली और एक साथियों 51A जिसमें मूल कर्तव्य थे, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य पड़ा था। उसी की बात कर रहा है साथियों। एक बार कमेंट कीजिए। साथियों आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो गरीबी रेखा है ना उससे नीचे जीवन व्यतीत करने वाले जो परिवार है उनके बालक किस श्रेणी में आते हैं। याद रखना दुर्बल और कमजोर वर्ग के बालक इस श्रेणी में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आरटी 2009 में बालक को विद्यालय में जो प्रवेश देने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रवेश प्रक्रिया को साथियों अनुवीक्षण प्रक्रिया बोलते हैं। सर कमेंट नहीं दिख रहे, एक बार देखना। अनुवीक्षण प्रक्रिया बोलते हैं एडमिशन वाली प्रक्रिया को, इसको भी याद रखना।
आरटी एक्ट की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना, कि याद रखना धारा 11 में साथियों, जिसकी बात की थी ना आंगनबाड़ी वाली, धारा 11 तक की क्लास पूरी हो गई है और इसी को याद करना। साथियों बताइए आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में साथियों नाम का उल्लेख है? याद करो धारा पहली जिसमें बात की थी, धारा 1 में प्रस्तावना और नाम की बात की गई है। साथियों सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का कि आरटी एक्ट 2009 का गजट प्रकाशन कब हुआ? साथियों ढंग से बताया था रे, और इसका तो गजट भी दिखाया था कि 27 अगस्त 2009। साथियों लास्ट प्रश्न है कि जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट कब लागू हुआ? इसको भी याद रखना साथियों, 31 अक्टूबर 2009। ये था साथियों अब तक की 2 क्लास में हम लोगों ने धारा 11 तक का मीटर याद कर लिया, धारा 11 तक का मीटर याद कर लिया, और बात करें तो साथियों अध्याय 3 तक का मीटर याद कर लिया। साथियों यहां तक की क्लास हो गई, 2 क्लास में अब तक का मीटर पूरा हो गया। तीसरी क्लास में कंप्लीट धारा पढ़ेंगे। चौथी क्लास में मैं साथियों आप लोगों के बीच में एमसीक्यू लेके आऊंगा, उसके माध्यम से एक बार और रिवीजन करेंगे, फिर आपका ऐप के ऊपर टेस्ट होगा, तब जाकर आरटी एक्ट पूरा होगा। जब इस प्रक्रिया से गुजरेंगे ना तो निश्चित रूप से साथियों टॉपिक के ऊपर हमारी मजबूती बन जाएगी। अभी हम लोगों ने नया नया सेटअप डाला है, स्टार्ट हुआ है हमारा साथ, आप लोग तैयार हो जाइए, ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज को याद करेंगे। धन्यवाद।